हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट में बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में। माल का मतलब होता है कमी होना। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन दो बीमारियां बच्चों क्वाशरकोर एंड मेरेस्मस का जिक्र तुम्हारी एनसीईआरटी में किया गया है। वन बाई वन अगर दोनों में से एक चूज करना पड़ जाए तो क्वाशरकोर को प्रेफरेंस दी जाएगी। क्वाशरकोर बीमारी बच्चों छोटे बच्चों में होती है, नॉर्मली 1 साल से 3 साल के बच्चे को। यह बीमारी क्यों होती है बच्चों? अगर बच्चा प्रोटीन डाइट नहीं ले रहा तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन प्रोटीन डाइट के अलावा अगर बच्चा बहुत लंबे समय तक मां के दूध पर ही डिपेंड रहता है, मां का दूध पीता जा रहा है 1 साल 1.5 साल हो गया, घर का जो नॉर्मल भोजन होता है वो नहीं करता, तो प्रोटीन डिफिशियंसी के साथ साथ बच्चों और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और बहुत सारी डिफिशियंसी हो सकती है। इस कंडीशन में बच्चे के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों? बच्चे में स्वेलिंग, ओएडेमा हो जाता है। ओएडेमा का लोकलाइज स्वेलिंग, पेट स्वेलअप करने लगता है और इसीलिए ऐसा लगता है पेट बाहर निकल आया है। इसे बच्चों ओएडेमा या पॉट बेली सिंड्रोम कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपके यहां एम से पूछा गया है। इसका मतलब क्वाशरकोर बच्चों मेनली प्रोटीन डिफिशियंसी तो होती है। इसके अलावा अगर बच्चा मां के दूध पर ज्यादा डिपेंड करता है और घर का स्टार्ची फूड नहीं खाता तो उसकी वजह से परेशानी होती है। इसमें क्या क्या परेशानियां होती है बच्चों? इसमें ओएडेमा हो जाता है, जनरल डिस्कंफर्ट, बच्चा अपने को महसूस नहीं करता। एप्थी का मतलब मेडिकल भाषा है, एप्थी का मतलब होता है कि कमजोरी से लथपथ हो जाना। जैसे कई बार आदमी बीमार है, बिस्तर लेटा, पलट भी नहीं पा रहा है, इसे कहते हैं एप्थी। और इसमें ओएडेमा बहुत कॉमन से सिम्टम बच्चों और पेट बाहर निकल आता है, इसी को पॉट बेली सिंड्रोम कहा जाता है। तो ये प्रॉब्लम चिल्ड्रंस में होती है जो 1 से 3 साल के बच्चे होते हैं यूजुअली। जो मेरेस्मस बीमारी है बच्चों दूसरी, मेरेस्मस ये इन्फेंट्स में होती है। इन्फेंट्स का मतलब 1 साल से छोटा बच्चा। इसमें प्रोटीन डिफिशियंसी तो होती है, लेकिन ध्यान समझना बच्चों कैसे पता चलता है कि मेरेस्मस है। इसमें इतनी सीवियर वास्टिंग होती है, यानी शरीर इतना कमजोर होने लगता है कि 75% जितना बॉडी का वेट उस एज पर होना चाहिए उससे कम हो जाता है। अब मान लो 8 महीने का बच्चा है, उस बच्चे का वेट मान लो 4.5 किलोग्राम होना चाहिए या 5 किलोग्राम, उसका 75% कम हो जाए, यानी अगर 4 किलोग्राम में से 3 किलोग्राम कम हो गया तो आप इमेजिन करो बच्चों कि 8 महीने का बच्चा 1 किलोग्राम का दिखाई पड़ा तो कितना सीवियर वेस्टिंग हुआ है। इसका मतलब ये बच्चे में बहुत खतरनाक, बच्चा बहुत लीन, थिन, दुबला पतला, गांव की भाषा में कहे तो मरियल सा दिखाई पड़ता है, हड्डियों का ढांचा दिखाई पड़ता है, यह हालत होती है। तो प्रोटीन डिफिशियंसी के अलावा और क्या क्या हो सकता है? परेशानी क्यों होती है इन्फेंट्स को? माल एब्जॉर्प्शन, यानी जो खा रहा है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, या बार बार वोमिटिंग होती जा रही, या डायरिया होता जा रहा है, या मां अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही, मैटरनल रिजेक्शन होता जा रहा है, या इसके अलावा कोई सीवियर हार्ट में, लंग्स में, किडनी में परेशानी है। ये सारी परेशानियां हो सकती हैं। इसकी वजह से सिम्टम क्या हो सकते हैं बच्चों? लैक ऑफ स्किन फैट। स्किन फैट कहता हूं तो झुर्रियां, रिंकल्ड स्किन, आंखों में गड्ढा हो जाता है, आईज डिप्रेस्ड और बिल्कुल हड्डियों का ढांचा दिखाई पड़ता है। तो अगर 2 पिक्चर आपके सामने रख दी जाए जिसमें अगर एक ऐसी फोटो बच्चे की जिसमें हड्डियों का ढांचा दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल सिकुड़ा सिकुड़ा, एज्ड अपीयरेंस, लगेगा ही नहीं कि 1 साल का बच्चा है या 1 साल से कम बच्चा है या 5 साल का बच्चा है। एज्ड अपीयरेंस, झुर्रियां पड़ जाए, तो अगर हड्डियों का ढांचा दिखाई पड़े बच्चों तो वो मेरेस्मस है, और पेट फूला हुआ दिखाई पड़ जाए तो वो क्वाशरकोर है। दोनों बच्चों एक तरीके से प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन है। इसलिए बच्चों को प्रॉपर्ली, मां बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों को प्रॉपर भोजन कराए। दोनों में से चूज करना पड़ जाए क्वाशरकोर, तो ध्यान रखना क्वाशरकोर बच्चों में होती है और मेरेस्मस इन्फेंट्स में होती है। क्लियर बच्चों? तो हमारे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों इसका जिक्र तुम्हारी एनसीईआरटी में भले नहीं किया गया, एक लाइन में कहीं लिख दिया गया रूमिनेंट स्टमक के बारे में, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। रूमिनेंट स्टमक क्या होता है बच्चों? रूमिनेंट स्टमक आपने देखा होगा, रूमिनेशन का जुगाली करना या पागुर करना हमारे गांव में कहा जाता है। तो आपने देखा गाय, भैंसे, कैमल, डियर, ये सब भोजन करने के बाद बैठ जाती हैं और खाने को लगातार चबाती रहती हैं। इसी चबाने की प्रक्रिया को रूमिनेशन कहा जाता है। इसलिए ऐसे मैमल्स को रूमिनेंट मैमल्स कहते हैं और ऐसे स्टमक को बच्चों रूमिनेंट स्टमक कहा जाता है। तो काउज, बफेलोज, कैमल्स, डियर वगैरह में जो स्टमक होता है बच्चों उसे रूमिनेंट स्टमक कहा जाता है। जनरली बच्चों रूमिनेंट स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। पहला रूमेन पार्ट, दूसरा रेटिकुलम पार्ट, तीसरा ओमैसम पार्ट और चौथा एबोमैसम पार्ट, यानी रूमेन, रेटिकुलम, ओमैसम एंड एबोमैसम। जबकि ओमैसम पार्ट बच्चों कैमल्स एंड डियर्स में नहीं पाया जाता। इसका मतलब कैमल्स एंड डियर्स में स्टमक के केवल 4 चेंबर ही पाए जाते हैं। इसमें से बच्चों रूमेन सबसे बड़ा पार्ट होता है। यह हनी कॉम्ब लाइक या मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है या हाइव लाइक होता है। क्लियर बच्चों? इस तरीके की घटना में या इस तरह के स्टमक क्या होता है कि काउज, बफेलोज वगैरह ये बच्चों फूड को पहले बक्कल कैविटी से लाती हैं और फूड को यहां पर स्टोर कर लेती हैं। जब यहां पर फूड स्टोर हो जाता है, जितना भी इनको भोजन करना होता है कर लेती हैं,
उसके बाद इस फूड को बच्चों ये वापस लाती हैं बक्कल कैविटी में फॉर मैस्टिकेशन, और जब वापस लाके चबाती हैं इसी प्रक्रिया को रूमिनेशन कहा जाता है बच्चों। जब इस प्रक्रिया को रूमिनेशन कहेंगे तो ऐसे मैमल्स को रूमिनेंट मैमल्स और ऐसे स्टमक को क्या कहा जाएगा बच्चों, रूमिनेंट स्टमक। अब फिर समझ लो बच्चों, काउस बफेलोज वगैरह के जो स्टमक होता है उससे रूमिनेंट स्टमक है, तो उसमें 4 पार्ट होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमैसम एंड एबोमैसम। ओमैसम कैमल्स एंड डियर्स में नहीं पाया था, इससे उसमें केवल 3 पार्ट पाए जाते हैं। रूमेन पार्ट सबसे बड़ा होता है, ये फूड को स्टोर करता है। ध्यान रखना बच्चों, रूमेन, रेटिकुलम एंड ओमैसम ये पार्ट कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट नहीं करते हैं, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट नहीं करते हैं। गैस्ट्रिक जूस, HCl एंड डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेशन किसका काम बच्चों, एबोमैसम का, इसीलिए बच्चों एबोमैसम को ट्रू स्टमक कहा जाता है। ओमैसम में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, रूमेन रेटिकुलम में स्टोरेज, यहां पर एब्जॉर्प्शन, और जो एंजाइम एंड जूस सीक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस वो एबोमैसम पार्ट सीक्रेट होता है, इसीलिए से बच्चों ट्रू स्टमक कहा जाता है। अब बताओ, रूमेन, रेटिकुलम एंड ओमैसम पार्ट कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट नहीं करता। एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है बच्चों, ओमैसम पार्ट। किसे ट्रू स्टमक या अपने स्टमक से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, वो एबोमैसम पार्ट, क्योंकि वहीं पर HCl एंड गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। क्लियर हो गई बात। अब देखो बच्चों, एक बार बक्कल कैविटी से फूड आया, कहां पर, रूमेन स्टोर हुआ, वापस गया बच्चों बक्कल कैविटी फॉर मैस्टिकेशन, इस प्रक्रिया का नाम रूमिनेशन इसलिए नाम रखा गया है। इसका मतलब रूमिनेशन प्रक्रिया में सेम फूड, वही फूड बक्कल कैविटी एंड रूमेन पार्ट में 2 बार लाया जाता है। एक बार पहले आया, स्टोर हुआ, फिर गया मैस्टिकेशन और फिर आता है, यानी सेम फूड इज कैरीड ट्वाइस बिटवीन बक्कल कैविटी एंड रूमेन पार्ट। जैसे बच्चों काउस बफेलोज में रूमिनेशन घटना होती है, वैसे रैबिट में बच्चों, ये क्वेश्चन बड़ा पुराना नीट का क्वेश्चन है, रैबिट में एक घटना पाई जाती है बच्चों, उसे स्यूडो रूमिनेशन कहा जाता है, स्यूडो रूमिनेशन। इस स्यूडो रूमिनेशन प्रक्रिया को बच्चों कॉप्रोफैगी भी कहते हैं, कॉप्रोफैगी भी कहा जाता है। इस स्यूडो रूमिनेशन या कॉप्रोफैगी रैबिट और ऐसे कुछ एनिमल्स में पाई जाती है। इसमें रैबिट करता क्या है, अपना जो मॉर्निंग फीसिस होती है, सुबह का जो स्टूल होता है मॉर्निंग फीसिस, उसको दोबारा खा लेता है। इसका मतलब सेम फूड कैरीज ट्वाइस थ्रू द होल एलिमेंट्री कैनाल। ऐसा वो क्यों करता है, फॉर कंप्लीट डाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सेलुलोज, क्योंकि वो हर्बीवोरस है। तो एक बार उसने पूरा खाना खाया, जितना डाइजेस्ट हो सकता है डाइजेस्ट किया, फिर मॉर्निंग में स्टूल पास किया, फिर उस स्टूल को दोबारा खा लेता है और दोबारा पूरी एलिमेंट्री कैनाल से पास आउट होता है। इसी प्रक्रिया को बच्चों स्यूडो रूमिनेशन या कॉप्रोफैगी कहते हैं। कॉप्रोफैगी इसलिए कहा गया क्योंकि अपने स्टूल को खा लेता है। और ऐसी घटना क्यों पाई जाती है, फॉर कंप्लीट डाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सेलुलोज। ऐसे एनिमल्स बच्चों जो अपने स्टूल या दूसरे स्टूल पर फीड करते हैं, उन एनिमल्स को कॉप्रोफैगस एनिमल्स कहा जाता है। कॉप्रोफैगी से ही बच्चों कॉप्रोफैगस एनिमल्स कहा गया है। यहां तक समझ में आ गई होगी बच्चों बात। कुछ तमाम सारे क्वेश्चन बच्चों जो नीट में हाई लेवल पूछे गए हैं, जिसका जिक्र तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं किया गया है। ध्यान से देखो बच्चों, जो कैमल्स होते हैं, कैमल्स के रूमेन पार्ट में बच्चों कुछ पॉकेट या पाउच लाइक सेल्स पाई जाती हैं। इन पॉकेट या पाउच लाइक सेल्स को बच्चों वाटर सेल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों, वाटर सेल्स। इस वाटर सेल्स में बच्चों कैमल काफी पानी स्टोर करता है, लगभग 8 गैलन वाटर स्टोर करता है, और 1 गैलन बराबर बच्चों लगभग अप्रोक्सीमेटली 4 लीटर के आसपास होता है। बच्चों कैमल्स के रूमेन पार्ट में छोटे छोटे पॉकेट या पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इन पाउच या पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर को वाटर सेल्स कहा जाता है। इसमें कैमल्स लगभग 8 गैलन वाटर स्टोर कर लेता है, और 1 गैलन लगभग अप्रोक्सीमेटली 4 लीटर के बराबर होता है, यानी 32 लीटर पानी स्टोर कर लेता है। यही कारण है, ये एक कारण है जिसकी वजह से रैबिट डिजर्ट रेगिस्तानी इलाकों में बहुत दिनों तक बगैर पानी के काम चला सकता है। लेकिन कैमल्स बगैर पानी के बहुत दिनों तक डिजर्ट एरिया में काम चलाता है। उसके पीछे मेन कारण वाटर सेल्स में पानी का स्टोरेज नहीं है बच्चों। ये क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग एम से पूछा गया था। मेन कारण ये होता है कि आपने कैमल देखा होगा, उसके नेक के पास एक उभरा हुआ पार्ट होता है, उसे हम्प कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हम्प। उसी हम्प में बहुत ज्यादा फैट स्टोर होता है। उस फैट की मेटाबॉलिज्म से बहुत सारा उसके शरीर में पानी बनता है, और वो पानी आरबीसीज में स्टोर रहता है, जिससे कैमल्स बगैर पानी के बहुत दिनों तक काम चला लेते हैं। तो अब बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन आपके यहां पूछा गया एम्स में, नीट में, कि डिजर्ट में, रेगिस्तानी इलाकों में कैमल्स बगैर पानी के बहुत दिनों तक क्यों सर्वाइव कर सकता है। तो सबसे पहला मेन कारण होता है मोर वाटर इज स्टोर्ड इन द आरबीसीज ड्यू टू मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। ये सबसे सही आंसर होगा। और दूसरा कारण क्या है कि ये रूमेन पार्ट के वाटर सेल्स में वाटर को स्टोर करता है, ये भी सही है। लेकिन दोनों में से एक कारण क्या है बच्चों, मोर
water deposited inside RBCs due to metabolism of fat. That is a more correct answer. Clear? दूसरा क्वेश्चन बच्चों फिर तुम्हारे एफएमसी पूछा गया, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान से देखो बच्चों, ये तुम्हारा क्वेश्चन पूछा गया। अब बताओ बच्चों, ये ल्यूमेन एंड रेटिकुलम पार्ट है, इसमें बच्चों कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाते हैं और ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बच्चों सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ऐसे देखो बच्चों, इस दिन मैंने बताया था सीकम के बारे में कि नॉर्मली सेल्यूलोज डाइजेशन सीकम में होता है, लेकिन काउज एंड बफेलोज में ल्यूमेन एंड रेटिकुलम पार्ट में पाए जाने वाले सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ ये सेल्यूलोज का डाइजेशन करते हैं। इसका मतलब काउज एंड बफेलोज में सेल्यूलोज का डाइजेशन स्टमक में होता है, नॉट इन सीकम। ये क्वेश्चन आपके एफएमसी पूछा गया कि काउज एंड बफेलोज में सेल्यूलोज डाइजेशन कहां पर होगा, सीकम। पहला ही आंसर सीकम दिया गया, बच्चा गलती करे इससे, सीकम, ड्यूडेनम, इलियम, स्टमक। क्या आंसर होगा बच्चों, काउज एंड बफेलोज में बच्चों स्टमक में सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। हमारे ख्याल से आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा बच्चों। कल हम लोग पढ़ेंगे नर्वस कंट्रोल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। थैंक यू वेरी वेरी मच बच्चों।